हाँ हाँ बिल्कुल इस पंडित को स्टैंडिंग वाला कैमरा चाहिए। हाँ हाँ ये ठीक है ना, चक्कर लगेगा चेयर कम मैं चेयर बहुत ज़्यादा आप जितनी आप कहते जाएंगे इन्होंने खुद ही ये थोड़ी इस तरफ घुमाते हैं थोड़ा इस तरफ कर देते हैं। क्या और कुछ नहीं तो ले लेते हैं मेरा डर नहीं कौन ला रहे अच्छा ठीक है ये आदमी दो करे ना ध्यान होगा ये मेरे ध्यान दो लोग प्यार करें वो अलग चीज दो पता लगेगा वो ब्यूरोक्रेटिक वाले आने के बाद दूसरा फोन उसको करेगा कि उसमें सिर्फ एक सवाल आ रहा था मेरे कि कैसे मैं पता लगी कि कितने स्वागत है अभिनंदन। संपूर्ण देश से भारतीय धरोहर के विचार और कार्य से जुड़े प्रतिनिधियों के अतिरिक्त जो विशिष्ट अतिथि आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके मध्य करा देता हूँ। भारतीय धरोहर के संरक्षक समान और जिनके आशीर्वाद से हम इस काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ऐसे पूज्य संत प्रख्यात भागवताचार्य भागवत भूषण श्री श्री प्रतिष्ठानों के साथ संबद्ध हैं। बहुत उदारता के साथ और बहुत व्यवस्था के साथ आपने इस स्थान का चिंतापूर्वक प्रबंध किया है। आप तीनों महानुभाव जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं भारतीय धरोहर के चेयरमैन श्री रमेश कपूर जी जो दिल्ली से पधारे हैं, भारतीय धरोहर के अध्यक्ष
श्री राजीव कपूर जी, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और आप भी दिल्ली से बता रहे हैं, और श्री विजय शंकर तिवारी जी जो भारतीय धरोहर के महामंत्री हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूँगा आप तीनों विशिष्ट महानुभावों को लेकर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ। श्री मोहन लाल जी, पुलिस अधीक्षक कटरा, श्री राकेश वजीर जी, श्री रमेश कपूर जी, आप CMD हैं स्टेट बर्ड ऑर्गेनाइजेशन के और भारतीय धरोहर के चेयरमैन हैं। श्री राजीव कपूर जी, और श्री विजय शंकर तिवारी जी, महामंत्री भारतीय धरोहर। भारतीय धरोहर की मूल अवधारणा क्या है और वह किस प्रकार से भारतीय धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए चलने वाले अन्य प्रकल्पों से अलग है। हमारी पूरी भारतीय धरोहर के विषय में दृष्टि क्या है? बहुत लोग काम कर रहे हैं, हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्या अलग है और उस अलग की क्या आवश्यकता है? उस सब विषय पर मैं समझता हूं कि श्री विजय शंकर तिवारी जी से बेहतर उसको प्रकाशित कोई और न कर सके, वो आकर करें। वार्षिक जो बैठक है अपनी, इसके पहले देश के विभिन्न स्थानों पर हम लोग बैठक कर चुके हैं। तो पूज्य संत श्री श्री विजय कृष्ण जी महाराज अपने कटरा क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहन जी, जिस संस्थान में हम आज बैठक कर रहे हैं उसके प्रबंध निदेशक श्रीमान राकेश जी, और एक बात हमारे अध्यक्ष जी मना करते हैं और कहते हैं अध्यक्ष की बात माननी चाहिए, लेकिन कई बार मैं उल्लंघन कर देता हूँ। अपनी इस भारतीय धरोहर के राष्ट्रीय चेयरमैन जो हमारे अभी मंच पर जो उद्घोषणा कर रहे थे, उनकी विशेषताएं तो बहुत सारी हैं और वो भी पीछे ही बैठते हैं, वो सबसे पीछे बैठते हैं। श्रीमान प्रवीण जी अपने सारे देश का संगठन कैसे खड़ा हो, तंत्र कैसे खड़ा हो, विद्युत शक्ति है, ऊर्जा है, लेकिन अगर यंत्र नहीं है तो बिना यंत्र के शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। ऐसी शक्ति खड़े करने का काम जिनके ऊपर है श्रीमान प्रवीण जी, जैसा कि नाम है भारतीय धरोहर का, मुझे लगता है कि भारतीय धरोहर संस्था पे काम हम लोग कर रहे हैं। ये बैनर पे भारतीय धरोहर लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद केवल आधी बात बताने की आवश्यकता होती है, आधी बात तो खुद ध्यान में आ जाती है कि जरूर संस्था धरोहर पे कोई काम कर रही होगी। अब भारत में रहने वाला व्यक्ति स्वाभाविक है अमेरिका की धरोहर की बात नहीं करेगा, ब्रिटेन की धरोहर की बात नहीं करेगा। दिया गया है उनमें अधिकतर स्मारक, पुरानी भवन, पुराने मंदिर,
केवल ऐसे विषय ही धरोहर के रूप में लगभग उद्घाटित किए गए हैं। तो जब धरोहर की बात करते हैं तो कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी विडंबना की बात है कि भारत में जब हम धरोहर की बात करते हैं तो केवल भारत का स्थापत्य नजर आता है। बाकी स्थापत्य इसलिए नजर आता है क्योंकि उसको किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसको डुबो दिया जाए। वो तो सामने दिखाई पड़ रहा है, खड़ा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मजबूरी में उसको हमारे सामने लाने। स्टार प्लस में एक कार्यक्रम चलता है, हम सब लोग देखते होंगे और बड़ा प्रसिद्ध कार्यक्रम है। आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, अमिताभ बच्चन जी उसमें कुर्सी में बैठते हैं, उसके सामने एक दूसरा कोई कुर्सी में बैठता है। और मैं टीवी में केवल पिक्चर देखता हूँ, वो भी पुरानी, और कुछ नहीं देखता, कुछ भी आ रहा हूँ देखता नहीं। मैं किसी के घर गया था तो उस मजबूरी में उस कार्यक्रम को देख रहा था जिसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि करोड़पति बनने की अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं भी देखने लगा, वो सब लोग देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। तो विषय वो प्रश्न पूछ रहा था और सामने वाला उत्तर देख रहा था। एक प्रश्न आया कि महाभारत को दुनिया में आज तक किसी ने नहीं लिखा रहा। भारत में महाभारत नहीं हुआ था, बहुत सारे विषयों पर टिप्पणियां हुई है, लेकिन इस पर यह टिप्पणी नहीं हुई कि महाभारत नहीं हुआ था। एक स्वर से दुनिया भर में स्वीकार किया कि भारत में महाभारत हुआ था। तो स्वाभाविक है महाभारत के पात्र भी हुए होंगे। तो महाभारत के पात्र सब्यसाची का नाम आते, उसने कहा माइथोलॉजी का ज्ञान नहीं। माइथोलॉजी नहीं क्या, मुझे बहुत अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ लेता हूं अगर कोई मुझे गाली दे रहा हो। माइथोलॉजी यानी झूठ, लॉजी लगाने के बाद वाद आ जाता है ना, तो झूठ का वाद, यानी कल्पना। यानी 5000 वर्ष पहले के महाभारत के एक सशक्त चरित्र सब्यसाची को हमने माइथोलॉजी यानी कल्पना कहने में देर नहीं लगाई। वो कृष्ण को मानते हैं, ये मानते हैं कि अर्जुन भी था। वो व्यक्ति अर्जुन को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है, नकारता भी नहीं है, लेकिन नाम आते कहता माइथोलॉजी का ज्ञान नहीं था, यानी कल्पना था। एक चीज हमारे मन में, भारत में जो हमारा प्राचीन है, जो समृद्ध प्राचीन है, उसका जब नाम आता है तो बड़े गर्व के साथ हम माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करते हैं। एक बात मैं ये निवेदन करना चाहता था कि जब हम माइथोलॉजी शब्द कहकर उसको नकार रहे होते हैं तो हम बहुत बड़ा घात कर रहे होते हैं अपनी संस्कृति पर, अनचाहे अपने मन पर, कि उसको हम नकार रहे होते हैं। अब ये ऐसी परिस्थिति बनी क्यों, मूल पर जाने की आवश्यकता है कि आज विद्वान से विद्वान व्यक्ति जो भारत को मानता है, भारत की संस्कृति को मानता है, भारत के हर बात को मानता है, ऋषियों को मानता है, 4 घंटे पूजा करता है, उसको अंग्रेजी आती है, कभी हिंदी बोलने वाला माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति माइथोलॉजी शब्द का ही प्रयोग करेगा। ये माइथोलॉजी उसके दिमाग में भर गई, वो निकालने की आवश्यकता। जैसे प्रवीण भैया ने कहा कि भारतीय धरोहर किस परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है कि देशवासियों के मन से वो माइथोलॉजी शब्द निकले, जो अंग्रेजी का 5-6 अक्षरों से बना हुआ है, वो शब्द निकलेगा तो आधा काम अपना हो जाएगा। लगभग 1700-1800 साल हो गए इस भारत में, दुनिया के इतने लोगों ने आक्रमण किया, भारत पराजित हुआ फिर विजेता बना, पराजित हुआ फिर विजेता बना। ऐसी कौन सी चीज है भारत की धरती पर, भारत के लोगों के मनों पर, कि पराजित होने के बाद विजेता बन जाते हैं? इसका उसने बहुत गूढ़ अध्ययन किया और इस अध्ययन के बाद उसको ध्यान में आया, एक डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। अंग्रेज कहता है, जो भी सिस्टम है आज का आधुनिक, वो कहता है भारत के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसलिए उस बात को मानूं तो कैसे मानूं मैं। बात पक्की है कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पहले नष्ट किया, फिर कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। भारत की भाषा संस्कृत को पूरी योजना के साथ समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया, उसका परिणाम है भारत के संस्कृत पाठशालाएं और आधुनिक पाठशालाएं। अगर भारत की मूल, भारत की भाषा आज वरीयता में होती तो ये जो शब्द आता है माइथोलॉजी, शायद ये शब्द ही नहीं होता है। यहाँ पर क्या हुआ, भारत के
जो मील के पत्थर थे, जिन मील के पत्थरों में इबारतें लिखी होती हैं, एक मील के पत्थर पर लिखा हुआ था संस्कृत। उस मील के पत्थर की इबारत को मिटा करके उसमें लिख दिया गया अंग्रेजी। मील के पत्थरों को पढ़ करके तो आगे बढ़ते हैं। मैं रात में आ रहा था, मुझे कटरा दिखाई नहीं पड़ा, हमें दिखे खड़े हो गए, हमें लगता रास्ता भूल गए और हमें दूर दूर तक कुछ नहीं आ रहा था, हम घबरा रहे थे कि रात में लगता कश्मीर तो नहीं पहुंच जाएंगे। बिना मील के पत्थर के हम 4 लोग थे, बहुत घबराए थे। 20 मिनट बाद में 5-6 दुकानें मिली, हम कहा भाई कटरा की तरफ, बोले सीधे चले जाओ। अगर मील का पत्थर वहां पर होता तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं थी, पूछने की भी जरूरत नहीं थी, हम आगे बढ़ते जाते। मील के पत्थर पे लिखा हुआ था संस्कृत, उसको मिटाकर लिखा गया अंग्रेजी। मील के पत्थर पर लिखा हुआ था परिस्थिति भारत में निर्मित की गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? आज भारत का छात्र पढ़ता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता है कीन्स, माल्थस, एडम स्मिथ। भारत में क्या, भारत की जो अर्थनीति है, कहते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये मैं आज नहीं, मैं 35 साल पहले सुनता था अपने गांव में, और भारत के जिन जिन कोनों में गया उन सबको पता है कि भारत सोने की चिड़िया था। एक कानपुर में पता है तो तमिलनाडु वाले को पता है, गुजरात वाले को पता है। अगर सत्य नहीं थी तो ये बात इतनी देर तक, सत्य ही चीज बहुत लंबे समय तक स्थापित रहती है, मूल सिद्धांत है। झूठ लंबे समय तक स्थापित नहीं रहता है। सोने की चिड़िया वाला जो शब्द है लंबे समय तक स्थापित रहा, इसका मतलब सत्य है। भारत सोने की चिड़िया थी, आर्थिक रूप से समृद्ध देश था। हम 5 लोगों का परिवार होता है, पति पत्नी 2 बेटे, उनके लिए भी घर में हमें कोई नीति बनानी पड़ती है। 5 लोगों के परिवार के लिए नीति बनानी पड़ती है। आप कल्पना करिए, भारत बिना अर्थनीति के आर्थिक संपन्न रहा। दुनिया ने सब ये सोचा कि ये दुनिया का सबसे आर्थिक संपन्न देश है। स्ट्रेटेजिक हमारे राजीव भैया सामने आप बताएंगे, इस विषय में नहीं बता रहा हूँ। आर्थिक रूप से संपन्न भारत बिना नीति के संपन्न नहीं हो सकता था, तो कोई ना कोई नीति थी। वो नीति कौन थी, ये पढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। चाणक्य की अर्थनीति बताने की कोशिश, एक आपको समझ नहीं आता है, अरे समझोगे तब समझोगे ना। तो भारत की अर्थनीति पढ़ाने का प्रयास किया जाए, इसका एक माहौल बने। फादर ऑफ साइंस तो बोलते हैं आइंस्टीन, फादर ऑफ साइंस तो एडिसन। तो आर्यभट्ट कहां गए, भास्कराचार्य कहां गए, वराहमिहिर कहां गए, वो कणाद कहां गए जिन्होंने दुनिया का सबसे पहले परमाणु तंत्र खोजा, वो कहां है? उनके विषय में लोगों को पता चले और क्या काम किया गया है, ये लोगों को सबके सामने आए, ये भारतीय धरोहर ने प्रयास किया। फादर ऑफ हिस्ट्री, तो फादर हिस्ट्री में भारत की हिस्ट्री के विषय में, भारत का इतिहास है तो उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने की चर्चा चल रही थी दुनिया का सबसे पहला बारूद किसने बनाया, तो कुछ लोग चीन कह रहे थे, कुछ लोग फ्रांस कह रहे थे। और मैं सुन रहा था और सुनने के बाद जब मुझे रहा नहीं गया तो मैंने कहा कि दुनिया का सबसे पहले इस दिशा में बढ़ने वाला कदम भारत का था। बोले आप कैसे कह सकते हो? बोले मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे पास उसके प्रमाण है। क्या प्रमाण है? उनका प्रमाण यह है कि भारत में टीपू सुल्तान नाम का व्यक्ति रहा है और दुनिया का, उनका मैं ब्रह्मास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन आयुधों की बात नहीं कर रहा हूं जो अर्जुन ने प्रयोग किए थे, राम ने प्रयोग किए थे। मैं तो टीपू सुल्तान की बात कर रहा हूं जिसका दुनिया का इतिहास मानता है टीपू सुल्तान के शस्त्रागार से मिसाइल मिली थी और उस मिसाइल को उठा करके अंग्रेज ले गए ब्रिटेन में, उसको मॉडिफाई किया, उसके आधार पर आगे काम किया। तो बोले ये आप कह रहे हो कैसे बात मानी जाए? बोले हमारी बात मत मानो ना, ब्रिटेन के बर्नार्ड लॉवेल की बात तो मानो। ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा विद्वान बर्नार्ड लॉवेल, उसने एक किताब लिखी और उस किताब में उसने स्वीकार किया कि दुनिया का पहला रॉकेट टीपू सुल्तान ने प्रयोग किया और उसके शस्त्रागार से उठाकर के मॉडल को उठाकर के ब्रिटेन अपने यहाँ लाया, उसको मॉडिफाई किया और पहला मिसाइल था। तो ये कैसे कह सकते हो कि आयुध के क्षेत्र में भारत ने पहले काम नहीं किया? उनका क्योंकि अपनी सामर्थ्य पता नहीं है।
मैं कुछ वर्ष पहले, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं तो फिर ऊपर की चीज बता रहा हूँ जो चीज हमारे मन में आई कि जमीन पर खाना खाने वाले व्यक्ति की थाली आज तक किसी के ऊपर नहीं आई होगी, उसका खाने नहीं आया होगा, लेकिन डाइनिंग टेबल पर खाना खाने वाला व्यक्ति जब भी असावधान हुआ होगा उसकी थाली तो उसके ऊपर जरूर आई होगी, खाना जरूर आया होगा। तो अत्याधुनिकता किसको कहेंगे? हम अपने चीजों पर, भारत की चीजों पर, हम ये नहीं कहते जो चीज आज कालबाह्य हो गई है उसका प्रयोग करो, हम नहीं कहते कि उनका प्रयोग करो, उनका गुणगान करो, हम ये भी चाहिए था कि एक सोच बदले, अपने चीजों पर देखने की सोच बदले, इस पर एक स्वाभिमान देश में खड़ा हो, ऐसा काम भारत में शुरू हो। ये ले तो हम लोगों ने कहा क्या मदद करनी चाहिए, तो उनका बहुत छोटी सी चीज है, क्या बोले उनको एक लैपटॉप देना है। यानी भारत का, भारतीय दर्शन, भारतीय विज्ञान पर काम करने वाला, इतना बड़ा काम करने वाला, जिसको अमेरिका जैसे देश करोड़ों करोड़ों रुपए दे देंगे, हमारे सामने उनके लिए मांग क्या आई? मांग आई कि इनको एक लैपटॉप की जरूरत है। हमारे भैया ने तुरंत खरीद करके उनके पास वो लैपटॉप पहुंचवाया। हमने IIT दिल्ली में एक भारतीय विज्ञान पर जो लोग कि मैं एक काम कर रहा हूं, काम किस पर कर रहा हूं? ये पुरुष सूक्त सुने होंगे आपने, वेदों में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त का मतलब है कि विराट पुरुष का वर्णन है उसमें। 7 प्रकार, जब आप देखते हैं 7 प्रकार के रंग निकलते हैं तो 7 सप्तजिह्वा अग्नि का वर्णन है। उन्होंने सप्तजिह्वा अग्नि के वर्णन को डिकोड किया और डिकोड करके 7 फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोजेक्ट किया। भैया के पास विषय है, उनके जो बोले मैं देता हूँ, उनसे जब अनुमति मिल गई तो मैंने राजेंद्र जी, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट उसने 40 करोड़ में बेच दिया उसने। ऐसा भारत में बहुत सारा काम हो रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं, भारतीय धरोहर, उनका सहयोग करे, काम कोई भी करे। भारत का जो काम है जिसको दुनिया का लाभ हो सकता है, इसी ये करने के लिए नहीं काम हमने किया है, ये कोई उद्देश्य नहीं है अपना, उतना दिया है एक। ऐसे बहुत सारे भारत के काम है जिनका लाभ दुनिया ले सकती है, उस पर काम भारत में हो सकता है। कोई भी काम करे, अगर उसके भारतीय धरोहर कोई काम आ सकती है, सहयोग आ सकती है, तो भारतीय धरोहर उसको काम करती है। जैसे कणाद पर काम करने के लिए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर ब्रजेश पांडे, उनका कणाद पर मैं काम करूंगा और उनका जो मार्गदर्शन के लिए बने वो डॉक्टर हमारे BS राजपूत जी हैं। जहां उसका प्रयोग हुआ था वो चौपाटी 1894 में भारत में विमान बना, डॉक्टर मुखे ने विमान बनाया, चौपाटी में उड़ाया, गोविंद राणा ने उस पर उपस्थित थे, 1000 लोग उपस्थित थे, गिनीज ने नाम दिया। लेकिन हम बच्चों को आज भी पढ़ाते हैं कि 1904 में दुनिया का पहला विमान बना, 1894 का नाम कहीं नहीं आता। वो चौपाटी, उस चौपाटी पर हम बैठ करके मैं और डॉक्टर महेश जी चर्चा कर चुके। हमारे सामने एक विषय आता था कि आप बड़ी बड़ी बातें करते विजय शंकर जी। विजय शंकर जी के संबोधन से हम सबको पता लगा, ये भी पता लगा कि बिना भोजन किए ये 3 वक्तव्य एक दिन में दे सकते हैं, तो आगे इस क्षमता का उपयोग किया जाएगा। एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से, जब से मैं छोटा था, तो अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ ठीक नहीं थी, और पहले मैं 1985 में पहली बार रमेश जी के साथ अमेरिका गया, तो वहाँ जाके लगा सब कुछ बहुत अलग अलग सा है, हमारे यहाँ पर कुछ भी उसके जैसा नहीं था। तो तब से दिमाग में था हमारे यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। और ये मैंने भारतीय धरोहर को ज्वाइन करने के बाद पिछले 2 साल पहले देखा, खुद ही एनालाइज किया कि हम गरीब क्यों हैं। क्या हम ये मानते हैं, हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि हम गरीब हैं, हमारी सड़क इसलिए ठीक नहीं है, पुल ठीक नहीं है, गाड़ी ठीक नहीं है, बस ठीक नहीं है, हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि हम गरीब हैं। एक देश में गरीब की डेफिनेशन को या अमीर के हिसाब से देखना हो तो एक नेचुरल रिसोर्स है और एक ह्यूमन रिसोर्स है। नेचुरल में इंडिया को किसी से कम नहीं माना जाता, ह्यूमन रिसोर्स हमारा सब जगह वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है इस टाइम। ये दोनों चीजें होने के बाद भी हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि हम इसे मैनेज नहीं कर रहे। अगर एक आपके पास फैक्ट्री बहुत अच्छी हो और बहुत बढ़िया मशीन लगाई है उसमें लोग भी अच्छे हो, उसको आप मिसमैनेज कर सकते हैं। यही हमारी देश का हाल है।
इसलिए 3 हफ्ते पहले इकोनॉमिक टाइम में किसी एक फॉरेन ऑथर का एक 1800 साल तक 100 BC से लेकर 1700 साल तक हिंदुस्तान का जीडीपी वर्ल्ड में नंबर 1 का मतलब कितना था? 1/3 32.9% था 100 BC में, 1700 में था 25%, 1950 में था 3.5% और आज है 2% से कम। तो उसके बाद भी आप मेरे को चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ आपके साथ जो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरी एक ही कमिटमेंट कि मैं आपके सोच में साथ हूँ। टाइम लगा रहा हूँ लेकिन मेरा पता नहीं है, तो उन्होंने अभी यही कहा। दूसरी ये कंडीशन थी कि हम इसमें किसी पोस्ट पे, और वो आज तक कायम है क्योंकि जब ये ट्रस्ट भी बनाएंगे तो 3 आदमी ढूंढने मुश्किल थे जो ट्रस्टी बनेंगे। वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, वो हिंदी भाषी हो या हिंदी भाषी न हो, आपको जब आदमी समस्या से घिरा हुआ है तो उसके सामने खड़ा होना होगा कि समस्या है तो समाधान भी है। और समाधान कहाँ से है? वो हमारे जो ऋषि, वैज्ञानिक, विद्वान हजारों साल से जो सृजन कर रहे थे, जो परीक्षण कर रहे थे, समाधान हम आपको वहां से दे रहे हैं। हमको बहुत एक नीति पूर्वक, योजना पूर्वक आज के मानस को समझते हुए हमें वो समाधान देने होते हैं। आज भौतिकवादी युग है, भी समाधान दिया था, आज भी समाधान देंगे। तो हम समस्या में घिरे हों तो आज आप देखते हैं कि एक व्यक्ति समस्याओं में घिरा है, आप जाके कहें कि आप ये सबसे पहले तो माँ वैष्णवी को हृदय से प्रणाम कि माँ ने अपने चरणों में बुला लिया। और सच में इसमें हम अपना ही भाग्य नहीं, आप भी अपने अपने भाग्य को कोसो। शायद हमारा भाग्य अन्य लोगों से कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया जिसे माँ ने अपने पास बुला लिया। ये कटरा है संसार के इस राह से जो कट हो गई, ये अलग राह है। तो जी हम सबसे पहले बहुत भाग्यवान हैं कि हम माँ के चरणों में बैठ के इस बैठक को कर रहे हैं। और शायद जो माँ के पास बैठकर करेंगे, अगर हम कुछ गलत भी कर देंगे तो माँ ही सुधार देगी। बच्चा जब अपना आप माँ को समर्पण कर देता है तो वो कहीं भी गिरे, कैसा भी रहे। तो अगर बुरा कर रहा हूं तो आप अच्छा कर दो, यदि अच्छा कर रहा हूं तो आप आशीर्वाद रखो। तो आज हम बड़े भाग्यवान हैं कि इस पावन भूमि पर, इस काशी की नगरी में और माँ के धाम में, माँ के चरणों के बीच में बैठ के आज इस बैठक का शुभारंभ हुआ। जिस दिन तिवारी जी जम्मू में पहुंचे तो मेरी इच्छा थी, मैं नहीं कह सकता तिवारी जी की इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा प्रकट, मैंने मन में विचार किया था कि माँ अगर ऐसी बैठक में भाग लेने के लिए बुला ही रही हो तो क्यों नहीं अपने ही पास बुलाओ। मेरी इच्छा पूर्ण हुई, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरी ही इच्छा नहीं, शायद आप लोगों की भी, जो जहाँ माँ को आप लोगों में कुछ ऐसा लगा, जब अपने मन में विचार किया होगा कि जम्मू कश्मीर जाएंगे, दर्शन भी करने जाए, तो माँ ने कहा चलो जो कुछ करना तो मेरे ही पास बैठ के कर लो। इसलिए हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी प्रवीण जी, तिवारी जी, हमारे भैया जी, बहुत सुंदर सुंदर बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जे पहली बार सुनने को ऐसी बातें मिल रही थी। हमारे तिवारी जी ने जैसे कहा कि भोजन में करते समय चम्मच का बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर हाथों का ही प्रयोग किया। तो शायद कि भगवान ने हमारे शरीर में ही कितने डॉक्टर दे दिए थे, डॉक्टर आ जाए तो वो हाथ ही
निकाल लेगा, पत्थर आ जाए तो निकाल दे। अगर उधर से बच गया तो जहां पर होंठों में स्पर्श होते ही पता चल जाता कुछ आ गया। अगर जहां से भी बच गया तो जीवा में भी पता चल जाता है कि कुछ हो गया। तो अगर चम्मच से लेंगे तो वो सीधा ही होंठ भी जल सकते हैं, जीवा भी जल सकती है, अंदर छाले भी पड़ सकते हैं। तो समय के अनुसार यदि बदलना भी पड़ गया तो ठीक कहा तिवारी जी ने कि पहले हाथ चम्मच से ही कहो परंतु हाथ जरूर लगा लो ताकि पता चल जाए। वास्तव में ऐसा होना चाहिए। जैसे भैया जी ने धरोहर के ऊपर बात की कि धरोहर, तो धरोहर तो हमारे भारत में है ही है। विद्या रूपी धरोहर भारत में थी, धन रूपी सोने की चिड़िया क्या जहां तो सोने के शेर पड़े। परंतु जी हमारी एक महानता है कि हम शेरों को भी एक तुच्छ कहें, शेर कहें तो अभिमान ना आ जाए, फिर भी हमने चिड़िया शब्द संबोधित कर दिया ताकि अभिमान भी ना आ जाए। ज्ञान रूपी धरोहर, बल रूपी धरोहर, विद्या रूपी धरोहर, सम्मान दूसरे का किस तरह से सम्मान किया जाए, सब धरोहर थी। हनुमान जी के पास यही सब कुछ धरोहर तो थी, यही तो धरोहर। सबसे बड़ी धरोहर यही है कि ज्ञान होना चाहिए हमें। जिस समय हनुमान जी लंका पार जा रहे थे तो बीच में मायावी ने रोक लिया। सुरसा सोने की खाने, धन में ताकत है, जिसके अंदर माल है वो कमाल कर देता है, और जिसकी जेब हाथ में माला होगी वो तो माला माल ही हो जाएगी। अर्जुन ने कहा ना कि मुझे सेना ही नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हनुमान जी कहते मैं पार जाऊंगा, बोले मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि वो भी ताकत है, सोना है, माया। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, बोले मैं जाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगी। तो बोल हनुमान जी ने 1 योजन बने, 2 योजन बने, 4 बोल, 6 बोल, 8 बोल, 10 बोल, 20 बोल, बनते तो जब 100 योजन की बन गई सुरसा, हनुमान जी ने देखा कि ये धन भी एक ताकत है, इसके आगे अड़ना नहीं चाहिए मुझे। तो हनुमान जी छोटे बने और छोटे बन के मुख में गए, अंदर गए, बैठकर विराम करके विराह बाल आ गए। तो क्या सुरसा को पता नहीं चला कि मेरे अंदर कुछ अलग है? पता तो था। तो बोले थोड़ा सा अभिमान हो गया कि अब मैं इतनी बड़ी बड़ी फिर छोटे बनूं। अब बड़े बनने के बाद अगर मैं छोटे बनूं तो थोड़ा ऐसा लगेगा। और कई लोग तो जब भगवान जिस पर कृपा कर दें, अगर उसको बड़ा बना दें, तो अगर वो ज्ञान को धारण नहीं करें तो फिर उनको छोटे बनने में शर्म आती है। और कुछ लोगों पर भगवान कृपा करके जब उसको बड़े बना देते हैं तो उस पर अगर ज्ञान नहीं आए तो फिर उसको छोटे मोटे आगे दिखते भी नहीं। बोले मैंने तो देखा नहीं किया, छोटे मोटे थी। पर हनुमान जी के अंदर अगर हनुमान जी ने अगर उस धरोहर को संभाल के रखा, अभिमान नहीं किया, उनके पास ज्ञान था। पर ज्ञान कहां से हुआ? गुरु कृपा से। रमेश जी कपूर जी ने जब मुझे परिचय देते हैं, बड़े इतने सहज, इतने सुंदर तरीके से, इतने नम्र भाव से परिचय देते जैसे कि यही सबके से लोग हैं, जी कुछ भी नहीं, दूसरों की प्रशंसा ऐसा। तो जी इनकी महानता है। मुझे रात्रि फोन पे भी जैसे भी, हाँ सगोरा जी आपके पास रुके हैं जी, बहुत अच्छे हैं, इनके कई शिष्य हैं, बहुत लोगों को इनका लाभ हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने कहा वो फिर कहीं होटल शोटल में व्यवस्था कर दूंगी। बोले नहीं, उनके में यही तो महानता है कि आश्रम में कहीं भी चुराए में छोड़ दो, वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। वो उनके अंदर किसी प्रकार का मन की मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए, ऐसा चाहिए। पर मैं भी कई बार बीच बीच में पूछता रहा, मैंने कहा आपको कुछ पता नहीं, मैं तो बढ़िया लग रहा है, तो वो और अच्छा लग रहा है, तो ये महानता जी गुण है। इसलिए हनुमान जी के पास विद्या रूपी धन, बल रूपी धन, सब कुछ, पर कृपा किसकी थी? गुरु कृपा, गुरु कृपा। तो इसलिए हनुमान जी का चरित्र भी गुरु से प्रारंभ हुआ, श्री गुरु चरण सरोज। तो इसलिए ऐसा मत कहो कि हम नहीं, मतलब जहां से गुण मिल जाए वो गुरु है, ग्रहण कर लो। ऐसा नहीं कहते कि हम, मुझे आप में से बहुत कुछ, पहले शिमला में कुछ मिला, अब भी मुझे मिला,
तिवारी जी ने एक दो शब्द बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे हमारे भैया जी कह रहे थे कि भारत के लोग क्यों अपने आप में समझ लेते हैं कि हम गरीब हैं, मैं कहता हूं कि जब तक हमारे अंदर संतुष्टि नहीं हुई तो कितना भी धन आ जाए हम गरीबी रहेंगे, असंतुष्ट हो। जब संतुष्टि नहीं तो गरीब है, अगर संतुष्ट हो गए तो हम अमीर हैं। तो हमें संतुष्टि चाहिए। जैसे तिवारी जी ने कहा, बोले धन की मुझे जरूरत भी नहीं है, हमें धन के विषय में बात करें कि हम अमीर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो है उसी में संतुष्ट, राजी तेरी रजा में मुझे इतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां मेरे पास आशियाना, तेरी आशिकी ने बना दिया मेरा जिंदगी फसाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जवाना, पर मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू न बदल जाना, तुम कृपा दो। और हम ऐसे सेवक बन जाएं, अगर कोई भूल गए हैं, कोई भटक गए हैं, हम उनको भी इस मार्ग पर रास्ते पे लगाते हैं। तो जैसे भैया जी ने एक बहुत बात की कि बहस में बहुत सारा समय बीत जाता है। कुछ लोगों को आदत है, उनको लेने देने से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि अपना समय पास करो, दूसरे का भी समय बर्बाद करो, दूसरे का समय बर्बाद करो, बहस के बीच में। भगवान ने हम लोगों के लिए प्राकृतिक रूप से भी कितना कुछ तैयार किया था। हमारा धर्म बनता है यदि हम भोजन करते हैं तो भजन है ना, शब्द बने हैं, भोजन भजन क्या कर रहे हो, कुछ नहीं जी, स्नान ध्यान। तो इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक शब्द बनाए हैं, अगर स्नान करते हो ध्यान भी करो, स्नान ध्यान है ना शब्द। हम बोल कुछ नहीं, स्नान ध्यान हो जाए जरा, तो इसका मतलब है कि स्नान करते हो तो ध्यान भी करो। अच्छा क्या कर रहे हो, बस कुछ नहीं, मैंने कहा चलो भाई समय हो गया, वो भोजन भजन किया जाए। तो इसका मतलब है कि अगर भोजन करते हो तो भजन भी करो। तो बोले भजन से भोजन से क्या संबंध, बोले अगर भोजन करोगे तो भजन करोगे, तो भजन करोगे तो आपके अंदर अभिमान नहीं आएगा, आपके अंदर जो द्रोहर की प्राकृतिक रूप में जो द्रोहर थी हमारी प्राचीन, वो हमारे अंदर बनी रहेगी, क्योंकि भोजन के अंदर पाप भी तो जा रहा है, भजन जरूरी है। एक बार मुझे पता नहीं कौन पूछ रहा, बोले जी भोजन कितना करना चाहिए, बड़ी पुरानी बात हो गई है भोजन भजन। इतना करो जितना आप बैठ के भजन कर सके। अगर भोजन करके नींद आ जाए तो वो भोजन विष हो गया। भोजन करके अगर आप अच्छे कार्यों में बैठ सकते हो, कोई कष्ट नहीं, तो इतना भोजन कर लो। भोजन करके सो गए तो वो भोजन ज्यादा हो गया। तो भोजन भजन, पूजा है ना, भोजन भजन, स्नान ध्यान। अगर स्नान करते हो तो ध्यान भी करो, भोजन करते हो तो भजन भी करो। इस पहले के बने हुए। अच्छा देखो, इनको 4 बजे खुद ही जगा देना भाई, क्योंकि ज्यादा भोजन नहीं किया होगा तो वो जब मूर्खे की बात जाएगी तो वो जा नहीं जाएंगे। तो मतलब प्राकृतिक रूप में उन्होंने घड़ी, प्राकृतिक रूप की घड़ियों को तोड़ मरोड़ के खा गए। इसलिए हमें भोजन करना है तो भजन भी करना है, ताकि हम बिल्कुल अच्छे बने रहें। और भोजन कैसा करना है आज का इतना ही, बाद में विराम, आगे का कार्यक्रम। उद्घाटन सत्र के को अभी हम लोग कोई भी चीज को जब तक जनरल पब्लिक में वो चीज नहीं पहुंचेगी तब तक आपने क्या किया है, न तो आप जो कर रहे हैं वो लोगों को पता लगेगा, और आप जो करना चाह रहे हैं उससे सामान्य जन कैसे लाभान्वित हो, दोनों ही चीजें नहीं हो सकती हैं। तो भारतीय धरोहर ने जो आहार विहार प्रकल्प प्रारंभ किया कि प्रत्येक व्यक्ति का आहार विहार किस प्रकार का हो। अब उसमें कई हमने भेद अलग अलग किए, रीजन के मान से अलग है। गुजरात में चले जाइए डाइट पूरी अलग रहेगी, केरला में जाएंगे साउथ की डाइट पूरी अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। तो उसमें 2 भाग किए, एक सामान्य चीज जो पूरी जनरल पब्लिक हर व्यक्ति के लिए काम किए,
वो चाहे पूरे विश्व में कहीं भी रहता हो, वो सामान्य नियम। और दूसरा नियम हुआ स्पेसिफिक रीजन वाइज कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से ये उपयोगी है, तो इस रूप से एक वो बनाया और उसके लिए प्रपत्र तैयार किया आहार विहार का, जिसमें ऋतु के अनुसार आहार विहार लिखे, कुछ नियम जिनका पालन करना है वो प्रपत्र तैयार किया और उसके साथ में प्रकाशन के रूप में 2 बुक्स तैयार की, उसमें सामान्य आहार के सभी नियम बता रखे और उसके साथ विरुद्ध आहार क्या है और किस प्रकार का आहार किस व्यक्ति को लेना है, तो हर जगह भले भारतीय धरोहर फर्स्ट वीक तक प्रकाशित हो जाएगा। तो उसके माध्यम से हमारा जो मिशन चल रहा है, कार्यक्रम किया हमने कि हर जगह जहाँ तक संभव हो 1 घंटे का हम एक कार्यक्रम करें। उस कार्यक्रम में सामान्य नियम लोगों को बता दें कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस ऋतु में किस समय क्या चीज़ नहीं खाना है। प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं वो सब जगह हैं, क्योंकि यूँ नहीं कि अगर हमको देहरादून में कार्यक्रम करना तो हम दिल्ली से किसी व्यक्ति को भेजेंगे गेस्ट लेक्चर वो दे। तो हमने एक वो टीम बनाई कि जिसमें पूरे भारतवर्ष के जो लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय धरोहर को जानते हैं, आयुर्विज्ञान को जानते हैं और जन सामान्य तक इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कोई अगर शिमला में है तो उनको शिमला में कार्यक्रम करना है, तो हमारा जो भी भारतीय धरोहर से जुड़ा हुआ चिकित्सक है जो इस विषय में ट्रेंड है, दक्ष है, वो वहाँ पर कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी भाई साहब ने जयपुर में 25 तारीख को कार्यक्रम किया था इसी मंथ में, तो 25 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ मार्च में, तो लोग जो हमारे उसको हम अभी वेबसाइट के ऊपर उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका क्वालिफिकेशन, ताकि आपको जहाँ भी कार्यक्रम करना हो इजी वे में उनको बुला लिया जाए और वो उस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो एक लिस्ट वो की है। दूसरा जो है आज आधुनिक युग है और अगर कहा जाए जैसा कि भाई साहब ने सुबह कहा था कि अगर हम हिंदी में कोई चीज़ प्रकाशित करते हैं 20% को अपने साथ जोड़ लेते हैं, अगर उसी चीज़ को इंग्लिश में करते हैं तो 100% मतलब जो हिंदी जानता है वो हिंदी से जुड़ेगा, जो हमें मैगजीन से अवगत हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भारतीय धरोहर मालूम नहीं है, मैगजीन उनके तक नहीं पहुंची है, आज तक उन्हें कार्यक्रम अटेंड नहीं किया है, लेकिन जागरूक हैं स्वस्थ रहने के लिए कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो उसके लिए भारतीय धरोहर ने वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट के ऊपर ये आहार विहार संबंधी पूरी जानकारी है। उसके साथ में एक चीज़ और है कि हर व्यक्ति के लिए चीज़ अलग होती है। कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति के लिए 100% को कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग अगर उससे अवगत हो सकें तो उसके लिए एक सामान्य वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट पे सिंपल क्वेश्चन रखे हैं 20-25 जिनको जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है चिकित्सा के बारे में वो भी पढ़ेगा तो अपने बारे में उसका आंसर दे सकता है और उस आंसर के माध्यम से वो अपनी प्रकृति को जान सकता है और उस प्रकृति के मान से उसको क्या लेना और क्या नहीं लेना ये वहाँ पर दे रखा है। यानी मैक्सिमम व्यक्ति अपने इस मिशन से, अपने इस उद्देश्य से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम किस प्रकार से संगठन का इस प्रकार खड़ा करें तो यह काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो वो एक विषय चर्चा किया जाए, इसके बाद कंक्लूड करके उस पर हम काम करेंगे। तो बताइए, मतलब सब लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं और सबके मन में एक तंत्र भरता है कि हम अगर करें इस काम को या कोई भी काम करें तो ऐसा तंत्र बनाएंगे और ऐसा तंत्र प्रभावी हो जाएगा। तो उस तंत्र की चर्चा हम लोग करें और जो भी अच्छा मॉड्यूल होगा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर से उधर सबके विचार से एक विचार बन जाए, हो सकता है किसी एक का ही विचार इतना पूरा हो कि वो लग सकता है। तो एक बार राजस्थान में कई अच्छे लोगों से संपर्क किया था तो उन्होंने बार बार एक ही बात रखी कि अभी आपका संस्थान क्या है, कहाँ हुआ, कैसा है और कौन लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा एक परिपत्र जिसमें भारतीय धरोहर का मैं सदस्य बनना चाहता है कि एप्लीकेशन टाइप की हुई हो, एक ऐसा धरोहर के बारे में जानकारी देने वाला पत्र को साथ में पीछे एक सदस्य बनने का, और मैं इसमें सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। ऐसा सूची बना करके उनको जोड़ने का प्रयत्न पहला, और उन प्रयत्न में हो सकता है किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद मिला तो जैसे प्रवास पर आए तो उन लोगों से मिलाने की योजना की, तो 10-20-25 लोग ऐसे भी है कि अगर मात्र संस्था से जुड़ते हैं जिनकी अपने अपने क्षेत्र में ख्याति है तो तंत्र का ये तो हो गया कि तंत्र में जैसे मेरा अनुभव आया वहां पर मैंने जितने लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने क्या करने के लिए योजना बना रखी है उसमें, वो उनके सबके सामने आना चाहिए चित्र। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जो उनसे क्वेरी कर रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि एक इसका बायलाज जैसे कोई सभी बनती है उसका बायलाज होता है, ट्रस्ट पे भी आ जाए। वो तो ये बात तो है कि ट्रस्ट का दर्पण जो बड़े तो भारतीय जरूर उसको समझ में आया
और आयुर्वेद वो आता है भारतीय धरोहर एट ए ग्लैंस, वो लोगों के सामने आ जाती है। प्रोसेस ठीक है, है ना? प्रोसेस से उसका ठीक है, तो अब इसलिए नहीं बनाया था कि आज चर्चा करने के बाद कौन बना तंत्र कैसे करना है। तंत्र जैसे वो काम करने वाला तंत्र जिले में, विश्वविद्यालय में, शहर में, प्रदेश में, मतलब वो जो दो चीजें हमारे ध्यान में, एक या तो संयोजक हम बना के छोड़ करके फिर बाद में मैंने वो इसीलिए पूछा कि जैसे हमने वो जयपुर कार्यक्रम में 2 संयोजक बनाए, अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग व्यक्ति को, तो उनका अनुभव हमको अच्छा लगा, तो उनको आगे एक्टिव किया, तो वो अपने से अच्छे लोगों को जोड़ने में लगते हैं। इसी तरह उदयपुर में हमने एक व्यक्ति को संयोजक बना के आए, बातचीत करके आए, तो उन्होंने अपनी एक सूची बनाई और हमको सब भाई आप आइए कार्यक्रम करेंगे कि कोई एक विधि विधान से उनको घोषणा करें वहाँ टीम की, राजस्थान की टीम और फिर बाद में नीचे की कार्यकर्ताओं की टीम। तो वो अगले 3-4 महीने 4-6 महीने जो भी कार्यक्रम अगला बड़ा बनेगा उसके अंदर ये कर लेंगे, ऐसा सोचा है। एक बार आप नितिन जी, नहीं, अब जो तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं और जो इस प्रकार सोचते हैं वो अच्छा सुझाव दे सकते हैं। कि हम जैसे भाटी जी कर रहे हैं तो बहुत मेहनत करके शायद उन्होंने एक संगठन वहाँ खड़ा किया भी है, जो समझ में आता है उधर राजस्थान में अपना। तो इस तरह के अपने एक्टिव कार्यकर्ता जिला स्तर पर या विभाग स्तर पर एक संगठन खड़ा करें जो कि लोगों के बीच जाए, पर वो संगठन जो हमारा जो कल का विषय था या मैगजीन का विषय है या वो भी है, वो ऐसा भी हो कि काफ़ी डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर ले, या कि हम अपने क्लिनिक्स चलाएं। तो क्लिनिक्स चलाना तो एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गई, वो तो मतलब हम भारतीय धरोहर के पास इतना सभी शायद रेवेन्यू नहीं होगा कि हम एक इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स ऐसे खड़े कर पाएँ, फ्यूचर में कर पाएँ, ऐसा बहुत अच्छी बात है। बट अभी जो लोकल जिलाशय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हम उनको भी अपने संगठन में एक तरह से जोड़ दें और उनको आहार विहार के बारे में उनसे चर्चा करें, जो हमारा एक यूनिफॉर्म एक कोड बन जाए उस पर। जैसे कि आज एक पत्रक मेरे पास भी है और भी इस तरह के कई से विषय हम मंथन करके निकल के आए, तरी आहार विहार उस विषय को पब्लिक के सामने रख सकेंगे। तो दूसरे जो व्यक्ति होंगे वो संयोजक है, उनकी मेहनत देखते हैं कि स्टेट में वो कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन पहले दौर में तो सेंट्रल कमेटी को उठ के खुद स्टेट में आना पड़ेगा अगर तंत्र को मजबूती देनी है। नहीं, अगर मैं आपको शायद ठीक से समझ रहा हूँ, शायद ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऐसे ना कर दें कि मैं किसी क्षेत्र में गया और मेरे कोई जान पहचान है, चलो जी आपको मैं जिला संयोजक बनाता हूँ, चाहे आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, वो नहीं होना चाहिए। आप अपॉइंट कीजिए, नहीं उनसे उनको फिर तभी करिए जब वो कुछ कर पाए या कुछ करने की उनमें कोई इच्छा शक्ति हो करने की। देखिए हमारे तंत्र में किसी को अपॉइंट करने से कोई हमारे को मदद मिलती है या हमारा तंत्र मजबूत होता है तो हमें अपॉइंटमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं है, तब तो करें, तब कोई तो दिक्कत करें। नहीं है। लेकिन ऐसा कई बार ऐसा भी हो जाता है, मनुष्य स्वभाव है कि चलो भाई मैं प्रांत का संयोजक हूँ या प्रमुख हूँ, मैंने आपको जिले का बनाया, आपको उस जिले का बनाया, वो भी ऐसा कई बार हो जाता है। वो करके मतलब वो व्यक्ति रहे, इसलिए मैं डॉक्टर का भी नाम लिया। 10 आदमियों को आदमी काम देता था। वो पवनवीर सिंह से ना जुड़े हो, किसी और से ना जुड़े, उनके मन में सिर्फ भारतीय धरोहर से जुड़ने की कल्पना हो कि हम इस चीज से जुड़ रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक संयोजक मंडल होना चाहिए। संयोजक उस संयोजक मंडल को काम के विचार से अपने काम की सुविधा के हिसाब से उसको बनाएगा और कुछ ऐसा विचार कीजिएगा कि वो संयोजक भी स्थायी ना हो, वो भी डेमोक्रेटिक ढंग से वो जो संयोजक मंडल होगा वो 10 का हो या 20 का हो या 11 का हो 21 का हो, वो कोई समय तय कर लें कि अब हम लोग 2 साल के लिए आप हमारे संयोजक हैं, तो हम लोगों के बीच में जो भी संयोजन का काम है वो आपको करना है। और 2 साल के बाद वो जो टीम है वो एक अपने में से ही किन्हीं को और को संयोजक कर दे। तो इससे ये लगता है कि ये स्थायी नहीं है और जिनको हम बना रहे हैं वो भी उसको स्थायी नहीं मानते और उस पर अधिकार और बाकी जो बाद में कभी कभी थोड़ा बहुत विवाद होते हैं उससे भी अपना बचाव हो जाता है। और कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो संयोजक मंडल पूरा तय करेगा, संयोजक उस संयोजक मंडल की मदद से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ मन में एक विचार ये था। दूसरा ये है कि जो भारतीय धरोहर है वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रोत्साहक
संस्था बने और जो लोग भारतीय ज्ञान विज्ञान के किसी भी बिंदु पर या किसी भी क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, हम उनके प्रचारक बने, उसका प्रसार कराएं, उनके शोध में कोई मदद की आवश्यकता हो तो वो कराएं। हमारे कारण से अगर वो समाज में प्रतिष्ठित होते हों तो हम वो भी करें, कोई सहायता संभव हो तो वो भी करें। हम लोग एक इस तरह के सिपाही के रूप में बनना चाहते हैं, लेकिन बनेंगे किनसे, किनकी मदद से? तो वो कुछ विद्वान और विशेषज्ञों की मदद से बनेंगे। हो सकता है कि कोई अपने क्षेत्र में काम करने वाला आदमी हमको ये लगे, कोई विद्वान ऐसा लगे कि इसने बहुत बड़ा काम किया है। सभी अखबारों में पब्लिश हुआ और स्थानीय पब्लिक में भी एक ऐसा गौ माता के लिए इतना बड़ा काम किया है, एक जनता में मैसेज गया। तो आयुर्वेद है, योग है, ये जो कुछ विषय अपने चयन कर रखे हैं उनके ऊपर फोकस करके उनका इसमें जैसे नोबेल पुरस्कार 5 फील्ड में दिया जाता है, उसको भी 5 फील्ड में दिया जाता है। जैसे गो के लिए हो गया, कोई और धर्म की, आयुर्वेद की कोई। हाँ तो 5-7 कैटेगरी उसमें बना दें भाई, धरोहर की, प्राचीन ज्ञान विज्ञान। अब उसको एक तो ध्यान था कि क्या खाना चाहिए। ढाबे में गया और उसने वो जो इडली होती है, उसने कहा भैया आपकी दुकान में इडली कितने रुपए की? बोले 1 रुपए की। बोले अच्छा, बोले एक इडली दे देना। 1 इडली खाई, भूख उसको बहुत लगी थी, 1 रुपये बचा है, इसका करूँगा क्या? तो 5 रुपये देकर 5वीं इडली खाई और 1 गिलास पानी पिया। तो उसको डकार आई और डकार आते ही उसको कुछ ध्यान आया, उसने मेरे सिर पे हाथ मारा कि मैं कितना मूर्ख आदमी हूँ। अगर ये 5वीं इडली मैंने पहले खा ली होती तो मेरे 4 रुपए तो रास्ते के लिए बच जाता। भाई ये संभव है क्या कि 5वीं इडली पहले कैसे खा सकता था? 5वीं इडली तो 5वें नंबर पे आती। मेरा कहने का तात्पर्य कि दुनिया में जो भी विकास दिखाई पड़ता है, इसका श्रेय आप अमेरिका को दें, फ्रांस को दें, जर्मनी को दें, इंग्लैंड को दें, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो हो सकता है कि 5वीं इडली हो, लेकिन उसके पहले की जो 4 इडलियां भारत की हैं, जिससे पेट भरा तो 5वीं इडली से, लेकिन 4 इडलियां जो है, जो उसका आधार है, वो भारत है। ये विषय हमारे ध्यान में रहे और ये विषय लेकर जाएं कि निश्चित तौर पर, मैं पूरे विश्वास से नहीं, अगर 100% में 200 होते, मैं उसमें कहता हूँ कि 4 इडलियां विकास की भारत की हैं। 5वीं इडली हमें दिखाई पड़ रही है और हमेशा पेट जिससे भरता है, श्रेय उसको दिया जाता है। पहले का जो श्रेय वो हमारे नाम है और वो पुनर्स्थापित हो, इस विश्वास के साथ कि ये सब कुछ हम कर पाएंगे। क्योंकि लोग मिलते हैं, हम तो 5-20 लोग बैठे हैं। अरे भाई, अब अणु का जमाना नहीं ना, तो परमाणु का जमाना है। बहुत धीरे धीरे पहली बैठक हमने की 185 लोगों की। 9 साल बाद हम 20 लोग बैठे हैं, तो अणु से हम परमाणु में आए। ताकत हमारी तो अच्छे टीपू सुल्तान की सेना के उदाहरण ये रॉकेट लॉन्चर उस समय था। लोग कहते थे कि तो कैसे है, तो उनका जो तर्क था, उनकी जो विद्वत्ता थी, सब लोगों ने माना कि नहीं भाई ये बिल्कुल ठीक बात है। युद्ध की कला में, युद्ध के कौशल में हम लोग रहे अच्छे, लेकिन इस इतिहास को बहुत पुराने तक जाने की अपेक्षा हम लोगों के बीच में अपने बहुत सब वयोवृद्ध सी। अब स्वामी जी कहना ठीक है, चंद्रभान जी बैठे हैं, वो कल रास्ते में मैं जब जम्मू से यहाँ तक आ रहा था, तो वो इस समय जो एक पुस्तक लिख रहे हैं, तो ये भारतीय जो शासक थे उनकी भूलें कहाँ से हुई, और बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ किया उन्होंने। धरोहर माने केवल हमारा है ये। आयुर्वेद के इसलिए नहीं मैं बात कर रहा कि ये आयुर्वेद मैंने पढ़ लिया है या आयुर्वेद के नाम हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ये आयुर्वेद, इसका जो चिंतन है वो समाज के सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और ये तय है कि अगर इस देश की जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख के लगभग 120 करोड़ लगभग होगी, उसमें से हम अपने प्रयास से 1 लाख 2 लाख लोगों को भी यदि ये बता सकें कि नहीं भैया इस माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो ये वास्तव सेवा है। ये बात हमारे मन में लगी रहे। मैं बरेली में रहता हूँ, अभी पिछले 1 साल से नेत्रदान का कुछ काम प्रारंभ किया।
तो ऐसा है कि उत्तर भारत में ये अप्रचलित है अभी। दक्षिण भारत में श्रीलंका के बारे में तो यह है कि वहां नेत्रदान होने के बाद में उसकी नेत्र को और संपत्ति घोषित कर दिया राष्ट्र की। लोगों को जब प्रारंभ किया तो बिल्कुल हंसी उड़ाई लोगों ने। क्या तो दो काम स्वयं से लगे कि ये एक वास्तव में एक ईश्वरीय कार्य है। और वो जो धर्म की परिभाषा बताई जाती है, जो धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्य, और कर्तव्य भाव से किसी को पालन कराना। तो धर्म के बारे में जो बड़ा प्रचलित एक सीमा है। पशु अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, हम मनुष्य हैं इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। इस धार्मिक भाव से, इस सत्ता के माध्यम से यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उससे निश्चित रूप से हम लंबे समय बातों का स्मरण करते हुए हम लोग स्वास्थ्य के माध्यम से इस सेवा के कार्य में लगेंगे, लगे रहेंगे, लंबे समय तक लगे रहेंगे। और प्रभु हम सबको आज यहाँ पर देवी के चरणों में बैठ करके ये हम लोगों ने कई निर्णय लिए हैं, इनको सफलता प्रदान करें। अपने माननीय स्वामी जी की जो टीम यहाँ पर हम लोग लगभग परिचय हो गया है। हमारे डॉक्टर नितिन जी गाजियाबाद में रहते हैं, दौड़ भाग करेंगे, ऐसा एक रूप से बातचीत हुई थी। तो केवल कहने के बाद आदमी भाग नहीं सकता है, ना कहे तो उसके पास बहुत साधन होते हैं भागने के, कि कहे नहीं गया तो किसी को पता तो है नहीं। तो इसलिए केवल बता दे रहा हूँ कि नितिन जी उसके बाद भूपेंद्र जी, विकास शर्मा जी, सुमित जी, राजा जी, सुदेश जी, और वरुण जी। ले जाने वाला तो दूर है, जगह दूर है तो वो छोड़ेंगे दिया था श्रीमान अशोक जोशी जी, हमारे जो मध्य प्रदेश का संयोजक मंडल है कैप्चर के नाते। अभी हमारा अंतिम समारोह हो गया है, तो भी संत भारत की कुछ धरोहर पंजीकृत है और हमारे संत भी उसमें है, रजिस्टर्ड धरोहर है। और मैं महाराज से निवेदन करूँगा कि वो इस समारोह होने के बाद चलने से पहले हमारा पाथे 2 शब्दों में। देखो, मैं तो विस्तार से आप सब लोगों का बता ही चुका हूँ कि माँ चरणों के बीच में इस मीटिंग का होना
ये बहुत बड़े सौभाग्य और भाग्य की बात है। जहाँ का अनुभूति कुछ आनंद सी फील अलग सी लगी होगी, और हमारे जो आश्रम के सदस्य हैं, आप लोगों की जिस तरह से भी जैसे भी सेवा की, और मैं कहता हूँ कि जैसे भी की होगी बड़ी श्रद्धा और भाव से की, और इन लोगों को आप सब लोगों के बीच में बैठने से भी बड़ा आनंद मिला। और इन्होंने हमको यही रात पर भी जी कहते रहे कि साल में कभी एक आध मीटिंग का ऐसा सेवा का मौका हमें फिर मिलना चाहिए। तो हम तिवारी जी से कहेंगे कि अगर ऐसा कहीं उस अवसर प्राप्त हुए तो इस तरह का आयोजन जम्मू में, जहाँ माता के जहाँ कहीं और जगह में, जम्मू कश्मीर में कहीं सिन्नर में भी हम रख सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर कहीं गर्मियों में जून जुलाई में कभी ऐसा हो गया तो हम जून में 5 सिन्नर में भी किसी प्रकार का कोई होटल देखे तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस होटल के जो लोग हैं, मालिक हैं, जहाँ इनके कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का हमें बहुत सारा सहयोग रहा। मतलब कि इन लोगों ने अपने आप को एक होटल वाला नहीं बल्कि इन्होंने एक सेवा का सेवक बन के आप सब लोगों के सामने पेश आए हैं, सेवा वाला भाव रखी है। और हमारे राकेश वजीर जी जो होटल के मालिक हैं, रात के 11:30-12 बजे तक भी हम इसी विषयों पर बात करते रहे कि बहुत अच्छा लगा कि इस जम्मू कश्मीर में इस मिलिटेंसी के दौर में कि इस इलाके में बहुत प्रकाश की किरणें कम पहुँचती थी, और अगर ऐसा कार्य होता रहे, इन लोगों पर भी इस तरह का प्रभाव पड़े, तो ये लोग भी आप सब लोगों के साथ मिलकर और इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। तो मैं कहता हूँ कि कभी अब तो ये होटल में हुआ ऐसा कार्यक्रम, ऐसा खुलेआम में भी होना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम खुलेआम में होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर साहब का एक कार्यक्रम तो हमने आप सब लोगों से मिलकर भोजन विषय पर हमने करवाना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप लोग समय दें तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो डॉक्टर जी तो हम छोड़ेंगे नहीं, बगल में रहते हैं, जो बगल में है उनको थोड़ी छोड़ेंगे। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा और हम इसी तरह का फिर भी कार्य बनाना चाहते हैं। और आप अपना कीमती समय निकाल कर ऐसे कार्य में हमें लोगों को, हमारे लोगों को, जनवरी लोगों को लाभ देना चाहिए। और आपकी यात्रा मंगलमय होगी, और क्योंकि जित मंगल होगी क्योंकि आप माँ के पास हैं, माँ के पास है। आप